पाकिस्तान और दुनिया भर में सच न्यूज़ के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो इंतहाई दिलचस्पी का बायस होगा उन ख़वातीन के लिए जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं और अनकरीब किसी बच्चे की विलादत होने वाली है। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसके हिफाजती टीकों का पूरा एक शेड्यूल होता है जिसे हम इन्फेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। अमूमन देखने में आया कि वालिदैन से जब मेरी गुफ्तगू होती है तो उन्हें वो EPI कार्ड या शेड्यूल समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे को कौन सा टीका कब लगना है और वो किस बीमारी के ख़िलाफ़ है। तो आज का हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि अवाम में, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन और माओं में हम ये आगाही पैदा करें कि जो हिफाजती टीके होते हैं ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के, और इनके शेड्यूल क्या होते हैं और आपको बर वक्त ये हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। तो प्रोग्राम की टॉपिक की मुनासबत से आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर खदीजा अकरम, कंसल्टेंट पीडियाटिशियन, जिसे हम आम ज़ुबान में माहिर अमराज़ बचकान कहते हैं, के तौर पर काम कर रही हैं अलमारूफ़ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। तो डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ एक सादा से सवाल से करते हैं कि डॉक्टर साहब, आवाम को काफ़ी कन्फ्यूजन, वैसे तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से कुछ अवेयरनेस आ गई है लेकिन अभी भी बुनियादी फ़लसफ़ा या नज़रिया जो वैक्सीन का होता है वो नहीं पता होता। तो ज़रा आवाम को थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि वैक्सीन होती क्या है और ये दवाइयों से किस तरह डिफरेंट होती है। थैंक यू डॉक्टर आमिर, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। वैक्सीन बेसिकली एक किसी भी बीमारी के मुर्दा या कमज़ोर जरासीम होते हैं जो हम बच्चों को इंजेक्शन या कतरों की शक्ल में देते हैं, और ये जरासीम जाके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और बच्चे में उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा कर देते हैं। और बाद में अगर बच्चे को किसी किस्म की बीमारी होती है तो वो इतनी सवेयर नहीं होती, बहुत माइल्ड होती है, ना होने के बराबर होती है कि जो जरासीम बीमारी के गए होते हैं वो एंटीबॉडीज़ उनके ख़िलाफ़ मुकाबला करती हैं और उनको किल कर देती हैं, मारने की कोशिश करती हैं। बेसिकली वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं बीमारियों से बचाव के लिए। तो इसको हम आम मेडिसिन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? वैक्सीन बच्चे को बीमारियों से बचाती है और एक दफ़ा बच्चे को बीमारी हो जाए तो मेडिसिन उसको क्योर करती है। यानी कि सादा अल्फाज में अगर हम इसे इस तरह लें कि अगर एक सेहतमंद बच्चा है जिसको एक बीमारी हो सकती है उससे बचाना है तो हम वैक्सीन यूज़ करेंगे, और अगर खुदा ना खासा वो बीमारी हो गई है तो उसका जो इलाज होगा वो दवाइयों से होगा, वो मेडिसिन से होगा। और डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि ये जो कमज़ोर जरासीम होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो जरासीम जब इंजेक्शन लगाएं तो मरीज़ को वो बीमारी या बच्चे को वो बीमारी तो नहीं हो सकती? ये जरासीम इतने कमज़ोर होते हैं कि ये फुल ब्लॉन डिजीज़ मतलब अपनी बीमारी नहीं करते, बहुत माइल्ड सा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं कि एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चे को नुकसान नहीं होता। इसमें कुछ जरासीम मुर्दा हालत में होते हैं, वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते। कुछ लाइव वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, बच्चे को बीमारी नहीं वो कर सकते हैं। यानी कि बीमारी नहीं करते लेकिन हम बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो इसी तरह समझता है कि शायद असल जरासीम आ गए, जी, और वो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है और वही एंटीबॉडीज़ उसके जिस्म में मौजूद रहते हैं, और जब असल जरासीम हमलावर होता है तो वो एंटीबॉडीज़ उस जरासीम को किल कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे इसी तरह ही है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी वजाहत फरमाइएगा कि ख़वातीन जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जो एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर भी तो मौजूद होंगी ना, जिससे हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है, ख़ातून की भी तो वैक्सीनेशन हुई होगी ना, तो उसमें कोई एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बच्चे में कुदरती तौर पर ट्रांसफ़र हो जाए, और वो किन बीमारियों से बचाती हैं वो एंटीबॉडीज़? ये डिपेंड करता है मदर की इम्यूनिटी कैसी है, उसको उस बीमारी की वैक्सीन मिली है और उसको वो बीमारी तो नहीं लाहक हुई। अगर उसको पास्ट में बीमारी हुई है या वैक्सीन हुई है तो उसकी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उसकी बॉडी में मौजूद होंगी। तो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में ये एंटीबॉडीज़ मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होती हैं। मोर ओवर आफ्टर डिलीवरी मदर फीड के थ्रू भी बच्चे में एंटीबॉडीज़ जाती हैं। अब चूँकि ये एंटीबॉडीज़ बहुत आर्जी होती हैं, कुछ अरसे के लिए होती हैं, वीक्स से मंथ्स में ये कम होना शुरू हो जाती हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। उसके लिए फिर हमें बच्चों को वैक्सीन करवाना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल MMR मीज़ल्स वैक्सीन जिसको खसरा कहते हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ मदर में 6 to 9 मंथ तक होती हैं, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो हम बच्चों को यूजुअली 6 to 9 मंथ के दरमियान में मीज़ल्स की, खसरे की वैक्सीन लगवा देते हैं।
इसी तरह अगर मदर को अपनी लाइफ में चिकन पॉक्स हुआ है, जिसको हम लाकड़ा काकड़ा कहते हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ मदर में है तो वो भी बेबी को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसको और प्रोटेक्शन हेपेटाइटिस बी देंगी। की भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उसकी एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन अगर मदर को डिलीवरी के टाइम पे हेपेटाइटिस बी हुआ है तो वो एक्टिव एंटीजन मदर बेबी में जाएंगे और उसको एक्टिव डिजीज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें जैसे ही बेबी पैदा होगा हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीन फौरी तौर पे देनी पड़ेगी उसको। अदरवाइज़ रूटीन में EPA शेड्यूल में 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर मदर के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती जी हैं जी और एक रेडीमेड प्रोटेक्शन देती हैं उन बीमारियों के ख़िलाफ़, लेकिन कुछ लिमिटेड अरसे के जी, लिए, लिमिटेड टाइम। मुस्तकिल नहीं। मुस्तकिल जो बीमारियों से बचाव की एंटीबॉडीज़ हैं वो थ्रू वैक्सीनेशन ही बच्चे के अंदर डेवलप जी होंगी। बिल्कुल वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हमारा EPI शेड्यूल है, जो नाज़रीन जो सरकारी हॉस्पिटल में भी एक EPI कार्ड बनाकर दिया जाता है जब कोई डिलीवरी होती है, उसके ऊपर तमाम वैक्सीन के नाम लिखे होते हैं और उसके आगे उसका डेट भी दी जाती है कि भी पहली जो डोज़ है वो इस दिन को लगेगी, दूसरी इसको, तीसरी इसको और फिर बूस्टर का दिया होता है। अभी हमारा जो EPI प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन बच्चे को दी जाती हैं और किस शेड्यूल से दी जाती हैं? जैसे बेबी पैदा होता है सबसे पहले हम उसको BCG और पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं। BCG इंजेक्शन है जो बच्चे को TB से बचाव के लिए हम TB दे से। रहे हैं। उसके बाद बच्चे को जब 6 वीक का होता है तो हम उसको टोटल 3 इंजेक्शन देते हैं। एक पेंटा के नाम से आता है जिसके अंदर 5 बीमारियों के होते हैं, डिप्थीरिया जिसको हन्नाक कहते हैं, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस जो काली खांसी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि गर्दन तोड़ बुखार का बैक्टीरिया है। यानी कि 5 वैक्सीन का एक ही एक टीका होता है। इंजेक्शन होता है वो हम लगाते हैं। सेकेंडली निमोनिया के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। एंड थर्ड फर्स्ट 2 विजिट के ऊपर रोटा वायरस के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं जो बच्चों को डायरिया से बचाते हैं। और यही शेड्यूल 10 वीक्स पे भी रिपीट होता है और 14 वीक्स पे भी रिपीट होता है। लेकिन जो 14 वीक्स वाला है उसमें एडिशनल एक इंजेक्टेबल पोलियो भी होता है। उस टाइम पे बेबी को 3 इंजेक्शन गवर्नमेंट सेटअप में लगाए जाते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ये भी आजकल पिलाए जा रहे हैं? जी जी, ये आजकल रूटीन में जो हमारा शेड्यूल है उसमें पिलाए जाते हैं, लेकिन अभी डोर टू डोर जो कंपेन चल रही है क्योंकि कुछ पोलियो के केसेस इस साल रिकॉर्ड हुए हैं, उसको बचाव के लिए ये मुहिम आजकल फिर चल रही है पोलियो के डॉग्स की। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का भी आपने जिक्र किया कि वो जो पेंटा की वैक्सीन होती है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी भी शामिल होता है। तो ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने इस पर रिसर्च किया, 2001 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हेपेटाइटिस बी की फ्री वैक्सीन जो है वो सरकारी स्कूलों में, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बच्चों को लगना शुरू हो गई थी। उसका इम्पेक्ट क्या आया है? क्या हेपेटाइटिस बी हमारे मुल्क में जो नई नस्ल है उसके अंदर कम होना शुरू हुआ है? उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आया है। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है इसने तकरीबन 85 से 90% प्रोटेक्शन देती है बच्चों को कि ये डिज़ीज़ ना हो। और जो ओवरऑल प्रेवलेंस है आप तकरीबन 3 to 4% इसकी हो गई है, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया। नो डाउट जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके अंदर अभी भी चांसेस हैं कि उनमें ज़्यादा होगा, लेकिन जो रूटीन में बच्चों को वैक्सीन की जाती है उनमें इसके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। और हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन उसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी नाजरीन, आपने देखा कि ये फ़ायदा आप देखिए कि सन 2001 से लेकर अब तक लगभग 20-21 सालों में जो हेपेटाइटिस बी का तनासुब है हमारे मुल्क में खातिर ख़्वाह हद तक कम हो चुका हुआ है। सिर्फ किस वजह से कि बच्चों को हिफाजती टीके हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं ज़रा पोलियो की तरफ। पोलियो अभी भी दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और पूरे मेरे ख्याल है दुनिया में शायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया में भी आई हर्ड के नाइजीरिया में भी पोलियो फ्री हो चुका हुआ है। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर पोलियो का ख़ात्मा ही नहीं हो पा रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम अभी तक अपनी मोर देन 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं दे सके। उसमें काफ़ी बैरियर्स हैं, कुछ लोगों के मिथ्स हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मजहबी हवाले से वैक्सीन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि ये सवाल इतना दिलचस्प है कि मैं चाहूँगा कि आप बड़ा तफसीली जवाब दें उसका। तो वो हम ब्रेक के बाद आकर इसके ऊपर, पोलियो के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चों के पैदाइशी जो हिफाजती टीके हैं उनके ऊपर आज के हमारे प्रोग्राम पे डिस्कशन हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर खदीजा अकरम मौजूद हैं, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। तो डॉक्टर साहबा से वक्फे पे जाने से पहले हम पोलियो के मतलब कुछ पूछना चाह रहे थे कि अभी तक क्या वजह है कि डॉक्टर साहबा पोलियो हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हो सका? हाँ, इसकी जो मेजर वजह है कि काफ़ी बैरियर्स हैं। लोग अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाते, उनमें अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली केपी के या अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों में सबसे बड़ा जो बैरियर है, उनको लगता है कि ये वैक्सीन पिलाने से इनफर्टिलिटी, बांझपन आ जाएगा बच्चों में। तो उनको लगता है ये कॉन्स्पायरेसी है कि बाहर के लोग आबादी चाहते कंट्रोल हैं करने कि के लिए मुसलमान की आबादी कंट्रोल हो जाए, नस्ल कुशी की जाए जी जी बिल्कुल, वैक्सीन के थ्रू। जी बिल्कुल। और सेकेंडली उनको लगता है कि इस वैक्सीन से कैंसर होने के चांसेस हैं और ये हलाल नहीं है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हलाल नहीं है। तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है और अब इस बारे में काफ़ी काम हो रहा तो है। हमारे उलमाए किराम ने इस पे कोई रोशनी नहीं डाली? उलमाए किराम ने कि फतवा वगैरह भी जारी किए हुए हैं और अब जो मस्जिद के उलमाए किराम हैं उन्होंने इस चीज़ की परमिशन भी दी है, इवन कि मस्जिद में भी पोलियो के डोज पिलाए जा रहे हैं। और अब चूँकि इस दफ़ा इस साल पाकिस्तान में 10 केसेस आए हैं पोलियो के, तो ये कैंपेन आजकल पूरे ज़ोरों शोर से एवरी मंथ टीम आती है और वैक्सीन करके जाती है। अगर कोई अवेलेबल नहीं होता वो दोबारा आती है, तो ताकि बच्चों को। और पोलियो के वैक्सीन में तो डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि उलमाए किराम ने फतवा भी दी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए मुफीद है उसमें कोई हुर्मत नहीं है, वो हराम नहीं जी है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। लेकिन ये जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमियाँ अब आम लोगों में पाया जाता है कि जी ये फैमिली प्लानिंग का शायद कोई तरीका है, इसको नाज़रीन समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका हुआ है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, और हमारे इर्द गिर्द के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें से भी पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान रह गया है, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया में भी शायद केसेस ख़त्म हो गए हैं, और इंडिया में शायद डॉक्टर साहब सिर्फ एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है। जी जी। तो ये जो पोलियो की वैक्सीन है, इसमें जो कैंपेन्स की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो टीमें आती हैं, तो कभी भी कोई शकूक व शुबहात अपने जहन में ना लाइए और अपने जो बच्चे हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स लाजमी पिलवाएं। इनकार मत कीजिए किसी भी तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर या गलत फहमी की बिना पर। पोलियो की वैक्सीन बहुत सेफ़ होती है और बच्चों को पोलियो से बचाव में पूरी दुनिया में जो पोलियो का ख़ात्मा है उसमें पोलियो वैक्सीन को ही क्रेडिट जाता है कि आजकल हम पोलियो के केसेस नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि आप एज एन एक्सपर्ट इन पीडियाट्रिक्स, आपने बैरियर्स तो बता दिए कि उसमें कौन कौन से ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं, रुकावटें हैं कि पोलियो की वैक्सीन 100% कवरेज नहीं हो रही। उसको गवर्नमेंट को आप क्या सजेस्ट कर सकती हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि पोलियो की वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दी जा सके? गवर्नमेंट अपने अपने बिहाफ पे तो काफ़ी एफर्ट कर रही है कि टीम जा रही हैं, लोगों को कन्विंस कर रही हैं। वो मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई पम्फलेट्स या टीवी में एड्स लोगों की अवेयरनेस के लिए हर लेवल पे बताने की ज़रूरत है। और जब हमारी पॉपुलेशन 80% तक पोलियो की वैक्सीन ले लेगी तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि मोर देन 80% पॉपुलेशन पोलियो के ड्रॉप्स जब चले जाएंगे तो जो लेस देन 20% बचेंगे, अगर उनमें डिजीज़ होगी भी तो इतनी कम्युनिकेबल नहीं होगी, वो ज़्यादा लोगों को फैला नहीं सकेंगे, उनमें सिवियरिटी नहीं आ सकेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से सजेशन ये है कि वो अपनी तरफ से कर रही हैं, जो डोर टू डोर स्टेप कैंपेन चल रही है, मेरा में इट इज़ अ बेस्ट कंपनी। और आवाम को ताउन करना चाहिए उन कैंपेन्स के साथ, क्योंकि अक्सर लोग ही इनकार कर देते हैं कि जनाब नहीं, हमें नहीं पिलवाने। ज़ाहिर बात है वो फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन आवाम को चाहिए कि जब इस तरह की टीमें आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दें तो ज़रूर बच्चे को जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलवा लें। डॉक्टर साहब, अभी आपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि जो पेंटा की वैक्सीन होती है उसमें एक तो डिफ्थीरिया जिसे हम खुन्नाक कहते हैं शायद, पर्टुसिस काली खांसी, टेटनस तशन्नुज, हेपेटाइटिस बी काला यरकान, और पांचवी बीमारी आपने हिब हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का जिक्र किया। मैं चाहूँगा कि बाकी बीमारियों के ऊपर तो लोगों की कुछ मालूमात हो चुकी हुई हैं। ये हिब डिजीज़, ये क्या, किस बला का नाम है, क्या होता क्या है? बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया से ये होती है और यूजुअली ये बैक्टीरिया हमारे गले में और नाक में पाया जाता है। अच्छा, नॉर्मली भी पाया जाता है? नॉर्मल फ्लोरा, हमारे थ्रोट का नॉर्मल फ्लोरा है इसमें। लेकिन जिन बच्चों में इसकी वैक्सीन नहीं हुई होती है, यूजुअली लेस दैन 5 ईयर्स ऑफ एज में, ये कुछ ख़तरनाक बीमारियां भी कर सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन मेनिंजाइटिस है, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं।
और इसके अलावा निमोनिया कर सकता है, कुछ दिल के अमराज कर सकता है, जिसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, दिल का इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीवियर डिजीज़ एपिक्लोडाइटिस, गले का इन्फेक्शन होता है, जिसमें सडनली बच्चे का विद इन आवर्स सांस बंद होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें तो मौत भी वाक़या हो सकती है मौत डॉक्टर साहब। काफ़ी पोटेंशियली फेटल डिजीज़ उसमें। तो आपने फरमाया कि ये जो जरासीम है एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो हमारे मुंह में और गले में नॉर्मली पाया जाता है, तो ये बच्चों में भी पाया जाता है, तो हर बच्चे में क्यों नहीं हिप की इन्फेक्शन हो जाती है? चूँकि गवर्नमेंट 6 वीक से ही इसकी वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर देती है, तो ये एक प्रोटेक्शन बच्चों में आ जाती है, वो नहीं हो पाते। और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार पहले 1-2 साल के अंदर अंदर हो गया, किसी वजह से वो वैक्सीन नहीं ले सका, तो रिकवर तो कर जाता है, तो उसके बाद उसकी कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती उसके हैं? काफ़ी लॉन्ग टर्म, कुछ हेयरिंग लॉस में, सुनने में मसला हो सकता है, मिर्गी का मसला हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। अगर गर्दन तोड़ बुखार को टाइम से ठीक नहीं किया गया, उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। और अगर उसकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गई है, वो बच्चा सुन नहीं पाता, तो फिर ज़ाहिर बात है बोलने में भी प्रॉब्लम वो होगी फिर उसको। issues उसमें आते और लर्निंग का जो नाज़रीन जो जहनी माजूर बच्चे हैं हमारे, अगर आप सर्वे करें तो इस वक्त जितने भी हमारे स्पेशल चिल्ड्रन के जो स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे आप देखेंगे कि उनको बचपन में शायद हिप डिजीज़ हुई होगी और गर्दन तोड़ बुखार हुआ होगा, वो जान तो उनकी बच गई एंटीबायोटिक देने से, लेकिन जो लॉन्ग टर्म असरात है डॉक्टर साहबा, वो उन बच्चों में फिर मेंटल रिटार्डेशन, लाइफ लॉन्ग जहनी माजूरी और ये जो ऊंचा सुनना होता है, हेयरिंग डिवाइस भी लगवानी पड़ सकती है। तो इस वजह से नाज़रीन ये जो हिप डिजीज़ है जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट नाज़रीन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेटली भी अवेलेबल है। जी जी, प्राइवेटली भी ये पेंटावेलेंट 5 वैक्सीन का ही कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब अवेलेबल है। प्राइवेटली जो वैक्सीन आती है उसको हम हेक्सावेलेंट कहते हैं, उसके अंदर इंजेक्टेबल पोलियो ऑलरेडी ऐड होता है। अच्छा, पोलियो एडिशनली उसके अंदर पोलियो भी होता 6th है। वैक्सीन जो गवर्नमेंट सेपरेट लगाती है, प्राइवेट में उसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है। और डिफरेंस ये है कि जो गवर्नमेंट में पेंटावेलेंट है उसके अंदर परट्यूसिस नॉर्मल है, जो प्राइवेट आता है उसमें ए सेलुलर परट्यूसिस हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ कम है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन पाकिस्तान को डीटीपी जो पेंटावेलेंट लग रही है, माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूजुअली पैनाडोल और एंटीपायरेटिक से वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि वैक्सीन्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि बच्चे को बुखार भी हो जाता है, तो माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि इधर वैक्सीन का टीका लगवाया है और उधर बच्चा बुखार से तपना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इस तरह की माओं के लिए आप क्या कहेंगी कि उनको घबराना चाहिए, नहीं चाहिए, और अगर बच्चे को वैक्सीन के बाद बुखार हुआ है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, इस मामले में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हर वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट टेम्परेचर हो सकता है, फीवर हो सकता है उसमें। तो हम मदर्स को यही काउंसिल करते हैं कि आप अपनी बच्चों को टाइम से वैक्सीन लगवाएं जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। फ़ीवर अगर हो तो हम पैरासीटामोल देते हैं एवरी 4 to 6 आवर्ली अकॉर्डिंग टू वेट। उसको पैरासीटामोल जाता है। छोटा बच्चा है तो वो शरबत आमतौर पे माएँ पिला सकती जी हैं। जी, वो ड्रॉप्स आते हैं और वो उसमें ड्रॉप्स भी दिए जा सकते हैं। तो यूजुअली 24 से 48 आवर में ये टेम्परेचर ठीक हो जाता है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मैं ये भी बताती हैं कि जी बच्चे को बुखार है और हम डॉक्टर साहब के पास गए वैक्सीनेशन करवाने के लिए और डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं अभी बुखार है बच्चे को, अभी वैक्सीन नहीं लग सकती, इसकी क्या वजह? इसमें कुछ है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स हैं, अगर वो बच्चे को टेम्परेचर है, बुखार है, उसमें हम पोलियो ड्रॉप्स दे सकते हैं। लेकिन कुछ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है, गला खराब उसका हुआ है, खांसी है, कुछ किसी भी वजह से उसको टेम्परेचर हो रहा है, तो जो रूटीन की वैक्सीन है हमें कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी बीमार है, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, तो पेरेंट्स काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। तो उन्हीं को कंसोल करने के लिए हम थोड़ा सा 1 से 2 वीक अगर पोस्टपोन कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे हर्ज नहीं इतना ज़्यादा इतना होता है। हर्ज नहीं होता उसमें। और डॉक्टर साहब ये जो शेड्यूल आपने बताया कि 6 हफ्ते पर पहला इंजेक्शन लगता है, वो जो 5 वैक्सीन का मजमुआ होता है, उसके बाद 10वें हफ्ते जब बच्चे की एज हो जाती है और 14 हफ्ते जब बच्चे की उम्र होती है। अगर इसमें फॉर एग्जांपल डेविएशन आ जाए, कोई खातून 6 हफ्ते पर ना बच्चे को लगवा सके, तो क्या इसमें क्या करना चाहिए? कोई डिले से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, या दूसरा भी कोई शेड्यूल मौजूद होता हाँ, है? दूसरा शेड्यूल मौजूद है। जैसे EPA शेड्यूल जो पाकिस्तान का शेड्यूल है, उसमें तो हम ये 1 मंथ के गैप से 6, 10, 14 वीक्स पे वैक्सीन करते हैं। अकॉर्डिंग टू CDC वी कैन गिव, हम उसको 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ पे भी वैक्सीन कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा पोस्टपोन भी हो जाए, थोड़ा गैप आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो फर्स्ट वैक्सीन अगर हमने 6 वीक पे करनी है, वो 8 वीक भी हो जाए तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन मिनिमम 2 मंथ से पहले इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 2 मंथ्स के अंदर अंदर वैक्सीन लगवा ली।
यानी कि बच्चे की नाज़रीन जो शेड्यूल के मुताबिक बच्चे की पहली वैक्सीनेशन जो एट बर्थ तो हो ही गई है एक, जिसमें पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है, टीबी से बचाव का जो इंजेक्शन। टीबी से बचाव के लिए दी जाती है, और हेपेटाइटिस बी की शायद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सिर्फ उस सूरत में बर्थ पे अब दी जाती है अगर मदर को हेपेटाइटिस बी एक्टिव हुआ डिजीज है, अदरवाइज नहीं और दी साथ जाती। इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन जी भी जी दिया जी, जाता है। और तो नाज़रीन 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह जी जी। शेड्यूल के मुताबिक तो ये बनता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप जब बच्चा 1.5 माह का है आप नहीं उसको हॉस्पिटल लेकर जा सके तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका दूसरा शेड्यूल भी अवेलेबल है जो कि बच्चा जब 2 माह का होगा, 4 माह का होगा और 6 माह का होगा, तो उस वक्त भी दिया जा सकता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लचक है जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल होते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि जी मेरी डोज मिस हो गई बच्चे की, तो अब शायद वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकता। उसमें दूसरे शेड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं। यह वक्त हुआ है नाज़रीन एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक नाजरीन आजकल वो बच्चों के वो जो पैदाइश के फौरी बाद जो हिफाजती टीके हैं वही टॉपिक है। और डॉक्टर खदीजा अकरम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रही हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहबा, अब हम बुनियादी शेड्यूल की तो हमने बात कर ली कि 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह के ऊपर आइडियली बच्चे की वैक्सीनेशन होनी चाहिए इस शेड्यूल पे। अगर मिस हो गया तो दूसरे जब बच्चा 2 माह का हुआ, 4 और 6 माह का हुआ तब भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पेरेंट्स जो भूलते हैं, क्योंकि पैदाइश के फ़ौरन बाद तो काउंसलिंग हुई होती है, गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बताया होता है कि जी आपने ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, तो माएँ आमतौर पर लगवा लेती हैं वैक्सीनेशन। लेकिन जो 2 साल के ऊपर बूस्टर कौन से लगने होते हैं, पहला सवाल का हिस्सा तो ये है। दूसरा ये कि वो अक्सर ख़वातीन भूल भी जाती हैं। उस सूरत में क्या दोबारा से वैक्सीनेशन कोर्स शुरू करना ज़रूरी होता है या बूस्टर जब भी याद आए उस वक्त लगवा लेने चाहिए? बूस्टर का मकसद ये होता है कि हम वैक्सीन की जो एफिकेसी हम उसको बूस्ट कर रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पे उसकी इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाए। इन केस अगर हमें बूस्टर किसी मदर को भूल गया तो जब भी याद आए वो दोबारा लगवा सकती हैं, उसमें पूरा कोर्स दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बूस्टर डोजेज़ हैं, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन 1 मंथ एंड 2 and 3 मंथ पे लग रही है, 1.5, 2.5 and 3.5 पे, उसका 4th बूस्टर 12 to 18 मंथ पे लगता है। उसके बाद जो 5th बूस्टर है वो 4 to 5 ईयर के ऊपर जाके लगता है। तो 2 बूस्टर की ज़रूरत होती है। यानी कि पहले 3 टीके उसको बच्चे को लग गए पहले 6 माह के दौरान, 1.5, 2.5, 3.5 या 2, 4 और 6 माह की उम्र में। उसके बाद बूस्टर जो है जब बच्चा 1 से 1.5 साल की उम्र को पहुँचा है उस वक्त बूस्टर डोज देना एक हम 12 to 18 में लगवाएंगे और एक फिर हम प्री स्कूल जाने से पहले 4 to 5 ईयर के दरमियान में हम उसको बूस्टर लगाएंगे। तो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है? वालिदैन ये बूस्टर लगवा रहे होते हैं, स्पेशली वो जो स्कूल वाला है उस वक्त तक तो बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड भी गुमगुमा चुका होता होगा ख़वातीन? अगर हम अच्छे तरीके से लोगों को काउंसल करें, उनको बताएं, बूस्टर की इंपॉर्टेंस बताएं तो वो लगवाने आते हैं वैक्सीन। इसके अलावा और बूस्टर भी, एक तो पेंटावेलेंट का है, टाइफॉइड का बूस्टर जो यूजुअली 2 ईयर पे वैक्सीन होती है। अब गवर्नमेंट ने ईपीआई शेड्यूल में 9 मंथ ऑनवर्ड ऐड की है, तो 5 ईयर पे उसका बूस्टर भी होता है। इसके अलावा MMR, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला एंड चिकन पॉक्स, उसका बूस्टर भी हम 5 ईयर के ऊपर लगाते हैं। टोटल 4 वैक्सीन के बूस्टर्स 5 ईयर के ऊपर लगते हैं। और MMR वैक्सीन का पहला इंजेक्शन कब लगता है? पहला इंजेक्शन 1 ईयर पे लगता है और सेकंड फिर हम 5 ईयर के ऊपर लगाते हैं। इसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, कुछ 1 ईयर पे और 15 मंथ पे लगाते हैं, कुछ 1 ईयर पे और फिर 4 to 5 ईयर के ऊपर लगाते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो ईपीआई शेड्यूल में ऐड किया है वो मीज़ल्स एंड रूबेला शुरू की है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में मीज़ल, मम्स, रूबेला भी अवेलेबल है, तो ये अपनी चॉइस है, हम गवर्नमेंट से लगवाना चाहते हैं या प्राइवेट से लगवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें, ये किस बला का नाम है? मीज़ल, मम्स, रूबेला? मीज़ल्स एक बेसिकली खसरा है जिसको आम ज़बान में खसरा कहते हैं। मम्स है जिसको आम ज़बान में कन पेड़े कहते हैं, जो कि हमारा एंगल ऑफ माउथ या ये चिन्ह है, ये बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। और रूबेला भी एक मीज़ल्स की तरह है, उसमें पूरी बॉडी पे रैशेस डेवलप होते हैं।
तो हर एक वायरस का अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अपना कोर्स ऑफ इलनेस है। उसकी प्रिवेंशन के लिए मीज़ल्स एंड रूबेला गवर्नमेंट में और मीज़ल्स मम्स रूबेला प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन इसकी हो रही है। अच्छा, सुनने में आया डॉक्टर साहबा कि जो ख़वातीन हैं उनमें रुबेला ज़रूर वैक्सीनेशन उनको ज़रूर करवानी चाहिए। अभी तो हमारा मौजूद तो आज बच्चों की वैक्सीनेशन है ना, लेकिन वैसे एक ज़िमनी बात एक आई रुबेला से कि ख़वातीन में रुबेला की वैक्सीन करवाना क्यों ज़रूरी होता है? अगर मदर ख़वातीन में रूबेला की वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि इन केस प्रेगनेंसी में मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो बेबी की जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होती, वो एनॉर्मलस बेबी एबनॉर्मल बेबी डेवलप होता है। मे भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि वो पैदाइश पे ही ज़िंदा ना रहे, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर, यानी कि पैदाइशी मुर्दा भी बच्चा हो सकता है और उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। उसकी साख्त वो ठीक नहीं होगी, उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसके ठीक नहीं होंगे, इसलिए इसकी वैक्सीन ज़रूरी है इसके अंदर। जी, यहाँ पर मैं जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियाँ, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहबा ने बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया है कि रुबेला की जो वैक्सीन होती है इस पर भी गवर्नमेंट मेरे ख्याल कैंपेन कर रही है डॉक्टर साहब। जी, MR मीज़ल्स रूबेला की वैक्सीन अब शुरू की है तो उम्मीद है कि सब में जितनी नौजवान लड़कियां हैं गैर शादीशुदा भी और शादीशुदा भी, उनको चाहिए कि जो मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीन है वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर दौराने हमल अगर उन्हें रुबेला, छोटा खसरा भी कहते हैं ना डॉक्टर साहब उसे, रुबेला को, रुबेला की इन्फेक्शन अगर हो जाती है तो ना सिर्फ ये कि बच्चे में पैदाइशी नकाइस पैदा हो सकते हैं बल्कि बच्चा पैदाइशी तौर पर मुर्दा भी हो सकता है। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो लिहाजा जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं उनको ज़रूर मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अब हम नाज़रीन प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और डॉक्टर साहिबा ने काफ़ी मुफीद मालूमात आप लोगों के साथ शेयर की कि बच्चों की कौन कौन सी वैक्सीन ज़रूरी हैं, किन किन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, क्या क्या शेड्यूल होते हैं और आपको अगर भूल जाएं तो तब आपने क्या करना है, और बूस्टर की अहमियत पर ख़ास तौर पर उन्होंने ज़ोर दिया कि बूस्टर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जब भी याद आए फ़ौरन लगवा लेना चाहिए। आखिर में डॉक्टर साहबा मौजू की मुनासबत से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए टेक होम मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों को सारी इम्यूनाइजेशन हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं और काफ़ी मुख्तलिफ और ख़तरनाक बीमारियों से बचाएं, और घर में सब बच्चों को लगवाएं, और जिनकी मिस हो गई हैं उसके लिए हम कैचअप वैक्सीन भी कर सकते हैं। अगर आपको लेट याद आया था हम उसके अकॉर्डिंगली भी वैक्सीन का शेड्यूल पूरा हो जाता है उसके अंदर। तो वैक्सीन बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी वैक्सीन। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू सुनी जो कि पैदाइशी जो हमारे बच्चों के पैदाइश के फ़ौरी बाद वाले हिफाजती टीके हैं उसके ऊपर मेन हमारा मौजू गुफ्तगू वो था, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी, काफ़ी अबहाम दूर हुए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर जो अपने नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे ताकि हम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील कर सकें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।